नमस्कार साथियों, कहानी मेरी ज़ुबानी में आज प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है चमत्कार। बीए पास करने के बाद चंद्र प्रकाश को एक ट्यूशन करने के सिवा और कुछ न सूझा। उनकी माता पहले ही मर चुकी थी। इसी साल पिता का भी देहांत हो गया और प्रकाश जीवन के जो मधुर स्वप्न देखा करता था वे सब धूल में मिल गए। पिता ऊंचे ओहदे पर थे। उनकी कोशिश से चंद्र प्रकाश को कोई अच्छी जगह मिलने की पूरी आशा थी, पर वे सब मंसूबे धरे रह गए और अब गुजर बसर के लिए वही 30 रुपये महीने की ट्यूशन रह गई थी। पिता ने कुछ संपत्ति भी ना छोड़ी, उल्टे वधू का बोझ और सिर पर लाद दिया और स्त्री भी मिली तो पढ़ी लिखी, शौकीन, जबान की तेज, जिसे मोटा खाने और मोटा पहनने से मर जाना कबूल था। चंद्र प्रकाश को 30 की नौकरी करते शर्म तो आई, लेकिन ठाकुर साहब ने रहने का स्थान देकर उसके आंसू पोंछ दिए। ये मकान ठाकुर साहब के मकान से बिल्कुल मिला हुआ था, पक्का, हवादार, साफ सुथरा और ज़रूरी सामान से लैस। ऐसा मकान 20 से कम पर ना मिलता। काम केवल 2 घंटे का। लड़का था तो लगभग उन्हीं की उम्र का, पर बड़ा कुंद जेहन कामचोर। अभी 9वें दर्जे में पढ़ता था। सबसे बड़ी बात यह है कि ठाकुर और ठकुराइन दोनों प्रकाश का बहुत आदर करते थे, बल्कि उसे लड़का ही समझते थे। वो नौकर नहीं, घर का आदमी था और घर के हर मामले में उसकी सलाह ली जाती थी। ठाकुर साहब अंग्रेज़ी नहीं जानते थे। उनकी समझ में अंग्रेजिंदा लौंडा भी उनसे ज़्यादा बुद्धिमान, चतुर और तजर्बेकार था। संध्या का समय था। प्रकाश ने अपने शिष्य वीरेंद्र को पढ़ाकर छड़ी उठाई तो ठकुराइन ने आकर कहा, अभी ना जाओ बेटा, ज़रा मेरे साथ आओ, तुमसे कुछ सलाह करनी है। प्रकाश ने मन में सोचा, आज कैसी सलाह? वीरेंद्र के सामने क्यों नहीं कहा? उसे भीतर ले जाकर रमा देवी ने कहा, तुम्हारी क्या सलाह है? बीरू को ब्याह दूं? एक बहुत अच्छे घर से संदेशा आया है। प्रकाश ने मुस्कुरा कर कहा, यह तो बीरू बाबू से ही पूछिए। नहीं, मैं तुमसे पूछती हूँ। प्रकाश ने असमंजस में पढ़ कर कहा, मैं इस विषय में क्या सलाह दे सकता हूँ? उनका 20वां साल तो है, लेकिन ये समझ लीजिए कि पढ़ना हो चुका। तो अभी ना करूँ, यही सलाह है। जैसा आप उचित समझे। मैंने तो दोनों बातें कह दी। तो कर डालूँ? मुझे यही डर लगता है कि लड़का कहीं बहक ना जाए। मेरे रहते इसकी तो आप चिंता ना करें। हाँ, इच्छा हो तो कर डालिए, कोई हर्ज भी नहीं है। सभी तैयारियां तुम ही को करनी पड़ेंगी, ये समझ लो। तो मैं इनकार कब करता हूँ? रोटी की खैर मनोन वाले शिक्षित युवकों में एक प्रकार की दुविधा होती है जो उन्हें अप्रिय सत्य कहने से रोकती है। प्रकाश में भी यही कमजोरी थी। बात पक्की हो गई और विवाह का सामान होने लगा। ठाकुर साहब उन मनुष्यों में थे जिन्हें अपने ऊपर विश्वास नहीं होता। उनकी निगाह में प्रकाश की डिग्री उनके 60 साल के अनुभव से कहीं मूल्यवान थी। विवाह का सारा आयोजन प्रकाश के हाथों में था। 10-12 हज़ार रुपये खर्च करने का अधिकार कुछ कम गौरव की बात ना थी। देखते देखते ही फटेहाल युवक जिम्मेदार मैनेजर बन बैठा। कहीं कपड़े वाला उसे सलाम करने आया है, कहीं मोहल्ले का बनिया घेरे हुए है, कहीं गैस और शामियाने वाला खुशामद कर रहा है। वो चाहता तो 200-400 रुपये बड़ी आसानी से बना लेता, लेकिन इतना नीच ना था। फिर उसके साथ क्या दगा करता जिसने सब कुछ उसी पर छोड़ दिया था। पर जिस दिन उसने 5,000 के जेवर खरीदे, उस दिन उसका मन चंचल हो उठा। घर जाकर चंपा से बोला, हम तो यहाँ रोटियों के मोहताज हैं और दुनिया में ऐसे आदमी पड़े हुए हैं जो हजारों लाखों रुपये के जेवर बनवा डालते हैं। ठाकुर साहब ने आज बहू के चढ़ावे के लिए 5,000 के जेवर खरीदे। ऐसी ऐसी चीज़ें कि देखकर आंखें ठंडी हो जाएं। सच कहता हूँ, बाज चीज़ों पर तो आँख नहीं ठहरती थी। चंपा ईर्ष्या जनित विराग से बोली, ओह, हमें क्या करना है?
जिन्हें ईश्वर ने दिया है वे पहने। यहाँ तो रोक कर मरने के लिए ही पैदा हुए हैं। चंद्र प्रकाश, इन्हीं लोगों को मौज है, ना कमाना है ना धमाना। बाप दादा छोड़ गए, मज़े से खाते और चैन से रहते हैं। इसी से कहता हूँ ईश्वर बड़ा अन्यायी है। चंपा, अपना अपना पुरुषार्थ है, ईश्वर का क्या दोष। तुम्हारे बाप दादा छोड़ गए होते तो तुम भी मौज करते। यहाँ तो रोटियाँ चलाना मुश्किल है, गहने कपड़े कौन रोए। और ना इस ज़िंदगी में कोई ऐसी आशा ही है, कोई गत की साड़ी भी नहीं रही कि किसी भले आदमी के घर जाऊं और पहनूं। मैं तो इसी सोच में हूँ कि ठकुराइन के यहाँ ब्याह में कैसे जाऊंगी। सोचती हूँ बीमार पड़ जाती तो जान बचती। ये कहते कहते उसकी आंखें भर आईं। प्रकाश ने तसल्ली दी, साड़ी तुम्हारे लिए लाऊं? अब क्या इतना भी ना कर सकूंगा? मुसीबत के ये दिन क्या सदा बने रहेंगे? जिंदा रहा तो एक दिन तुम सिर से पांव तक जेवरों से लदी रहोगी। चंपा मुस्कुरा कर बोली, चलो, ऐसे मन की मिठाई मैं नहीं खाती। निबाह होता जाए यही बहुत है, गहनों की साध नहीं है। प्रकाश ने चंपा की बातें सुनकर लज्जा और दुख से सिर झुका लिया। चंपा उसे इतना पुरुषार्थहीन समझती है। रात को दोनों भोजन करके लेटे तो प्रकाश ने फिर गहनों की बात छेड़ी। गहने उसकी आंखों में बसे हुए थे। इस शहर में ऐसे बढ़िया गहने बनते हैं, मुझे इसकी आशा ना थी। चंपा ने कहा, कोई और बात करो, गहनों की बात सुनकर जी जलता है। वैसी चीज़ें तुम पहनो तो रानी मालूम होने लगो। गहनों से क्या सुंदरता बढ़ जाती है। तो ऐसी बहुत सी औरतें देखी हैं जो गहने पहनकर भद्दी दिखने लगती हैं। ठाकुर साहब भी मतलब के यार हैं। ये ना हुआ कि कहते इसमें से कोई चीज़ चंपा के लिए भी लेते जाओ। तुम भी कैसी बच्चों की सी बातें करते हो, इसमें बचपन की क्या बात है। कोई उदार आदमी कभी इतनी कृपणता ना करता। मैंने तो कोई ऐसा उदार आदमी नहीं देखा जो अपनी बहू के गहने किसी गैर को दे दे। मैं गैर नहीं हूँ, हम दोनों एक ही मकान में रहते हैं। मैं उनके लड़के को पढ़ाता हूँ और शादी का सारा इंतज़ाम कर रहा हूँ। अगर 100-200 की कोई चीज़ दे देते तो वो निष्फल ना जाती, मगर धनवानों का हृदय धन के भार से दब कर सिकुड़ जाता है। उनमें उदारता के लिए स्थान ही नहीं रहता।